नमस्कार। सत्ता के सेमीफाइनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम। उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव का घमासान लगातार जारी है। सभी दलों ने मैदान में अपनी ताल ठोक दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 3 चुनावी रैलियां मुख्यमंत्री कर चुके हैं। वहीं बीजेपी के मंत्री, प्रभारी मंत्री, संगठन के लोग लगातार अलग अलग जगह पर जाकर प्रचार में लगे हुए हैं। विपक्षी हैं कि बीजेपी के किले में सेंधमारी करने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहते हैं। 7 सीटों को जहां विपक्षी नेता जीतने का दम भर रहे हैं, पर सत्ता पर काबिज बीजेपी है कि किसी को भी कोई मौका देना नहीं चाहती। ऐसे में मुकाबला बेहद दिलचस्प होने जा रहा है और प्रचार में सभी दल दमखम के साथ कूद पड़े हैं। सत्ता का सेमीफाइनल, उपचुनाव का घमासान, सात सीटों का इम्तिहान, दांव पर बीजेपी की साख, एसपी बीएसपी ने झोंकी ताकत, यूपी में 7 सीटों के संग्राम के लिए सभी दलों ने ताकत झोंक दी है। सभी दलों के स्टार प्रचारक 7 सीटों पर प्रचार अभियान में लगे हुए हैं। जिन 7 सीटों पर वोटिंग हो रही है, इन सीटों में 6 सीटें बीजेपी के पास थीं, तो वहीं मलहनी सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था। बीजेपी की तरफ से सीएम योगी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर योगी चुनाव प्रचार कर आगाज कर चुके हैं। बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री, संगठन और प्रभारी मंत्री सभी उपचुनाव वाले जिलों में सक्रिय हैं। प्रभारी मंत्री जमीन पर रात दिन एक किए हुए हैं। बीजेपी नेता कहते हैं कि हमने जनता के लिए काम किया है और जनता से वोट मांगना हमारा हक है और हम जीतेंगे। प्रभारी मंत्री लगातार जाते रहे हैं क्षेत्र में, उस जिले में उनके प्रभार होने के नाते वहाँ की जनता से, वहाँ के कार्यकर्ताओं की समस्याओं से रूबरू होते रहे और उन्हें सुलझाते भी रहे। और भारतीय जनता पार्टी ने लगातार यही कहा है कि हम वर्ग विशेष की पार्टी नहीं, जात विशेष की पार्टी नहीं, हमने एक वोटर वर्ग क्रिएट किया है, लाभार्थी। तो जिन तक हम पहुंचे हैं, जिनकी हमने सेवा की है, जिनके लिए हमने काम किया, उनसे वोट मांगने का हम हिम्मत रखते हैं। 2 नंबर पर कौन होगा, इस पर विपक्ष कुछ भी सीधे नहीं बोल रहा है। कांग्रेस का कहना है कि पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, लेकिन वास्तव में जनता लड़ाती है। कांग्रेस की सक्रियता जनता की नजर में है और जनता का आशीर्वाद भी मिलेगा। समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं कि हमें 2019 के उपचुनाव में विस्तार मिला था और उसका फायदा हमें इस उपचुनाव में भी मिलेगा। जो 2019 में उपचुनाव हुए, उसमें समाजवादी पार्टी जीती भी और बड़े पैमाने पर समर्थन मिला। जहां पर हम हारे भी, वहां हमारा वोट बैंक बढ़ा है, लोगों का भरोसा बढ़ा है। और ये जो 2020 में चुनाव होने जा रहा है 7 सीटों पर, वो भरोसा समाजवादी पार्टी के प्रति और मजबूत हुआ है। इसलिए हमें उम्मीद है कि अब की 7 की 7 सीटें समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। 2017 के चुनाव हो या उपचुनाव, सबसे खस्ता हाल में कांग्रेस थी, लेकिन सपा बसपा के साथ कांग्रेस भी उपचुनाव में सक्रिय है। अब इस बार का उपचुनाव देखना होगा कि कितना किसके लिए फायदेमंद साबित होता है। उपचुनाव में दावे तो सभी राजनीतिक दलों के हैं कि वो जीत रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अगर कहा जाए इस उपचुनाव में क्या रहेगा, तो सबसे महत्वपूर्ण रहेगा कि नंबर 2 पर कौन रहता है। क्योंकि जो भी पार्टी नंबर 2 पर रहेगा, वही जब 2022 का चुनाव सामने आएगा, विधानसभा का चुनाव, तो सत्ताधारी पार्टी को चुनौती दे सकने की स्थिति में होगा। क्योंकि इस बार सभी प्रमुख राजनीतिक दल चुनावी मैदान में हैं। कैमरामैन मनोज के साथ रंजना, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो ये तो थी अलग अलग दलों के प्रचार की बात, कितनी ताकत के साथ कौन मैदान में कूदा हुआ है। और आइए अब बात करते हैं 7 सीटों के जीत के फैक्टर की। सबसे पहले बात बांगरमऊ की।
उन्नाव की बांगरमऊ सीट का इतिहास कुछ ऐसा लग रहा है कि यहां की जनता ने किसी प्रत्याशी और किसी पार्टी को अपने सिर पर नहीं बिठाया। इसका नतीजा यह रहा कि हर विधानसभा चुनाव में पार्टी के साथ ही विधायक भी बदलते रहे। कभी सत्ताधारी पार्टी का विधायक रहा तो कभी विपक्षी, लेकिन समय के साथ सीट की स्थितियां भी बदलती गई। बांगरमऊ सीट में जनता के अपने मुद्दे हैं। कोई टूटी सड़क से परेशान है तो कोई बिजली पानी के लिए परेशान है। किसान है कि जानवरों की समस्याएं, फसल का सही मूल्य नहीं मिलने से दिक्कत में है। वहीं बेरोजगार हैं कि युवा भी अपना दर्द लगातार गाहे बगाहे बयां करते हैं। नौकरी की मांग कर रहे हैं और संविदा शिक्षक चुनाव में इसी को अपना मुद्दा इस बार इस सीट पर बना भी रहे हैं। क्राइम रेट को लेकर भी लोगों में नाराजगी है और मौजूदा सरकार कामों और विकास कार्यों से भी लोग अपनी अपनी बातें अलग अलग तरीके से रख रहे हैं। लगभग 3.5 लाख मतदाताओं वाली इस मुस्लिम बाहुल्य सीट पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी में ही आमने सामने की टक्कर होती रही है। उन्नाव की बांगरमऊ सीट बीजेपी से विधायक रहे कुलदीप सेंगर की सदस्यता जाने के चलते खाली हुई है। अब यह सीट बरकरार रखना जहां बीजेपी के लिए एक चुनौती है, क्योंकि बीजेपी ने यहां से उन्नाव के पूर्व जिला अध्यक्ष श्रीकांत कटियार को मैदान में उतार दिया है। समाजवादी पार्टी ने सुरेश कुमार पाल और बीएसपी ने महेश प्रसाद को टिकट दिया है। मुकाबला काफी दिलचस्प है। वहीं कांग्रेस ने बांगरमऊ से आरती वाजपेयी को अपना प्रत्याशी बनाया है। आइए अब आपको हम ये बताते हैं कि आखिर इसमें जीत का फैक्टर क्या है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता। उन्नाव में सत्ता का सेमीफाइनल चल रहा है। ऐसे में किसी प्रत्याशी के लिए ये सीट जीत पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो समीकरण है वो मुस्लिम वोट और जो पिछड़ा वर्ग का वोट है उसको लेकर है। जो इन वोटों से को अपने पक्ष में कर लेगा, जीत उसी की होनी है। जिसको लेकर यहाँ सियासी जुगत जागती है, जिसको लेकर यहाँ पर लगातार प्रत्याशी दौरा कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर जनता ने यहाँ पर किसको चुना, जब 10 तारीख को यहाँ परिणाम सामने आएंगे। अनुज गुप्ता, न्यूज़ 18, उन्नाव। अब बात मलहनी की विधानसभा सीट की। जौनपुर जिले की मलहनी विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी से विधायक रहे पारसनाथ यादव का निधन हो गया, जिसके चलते यह सीट खाली हुई और इस पर चुनाव हो रहा है। यहां से वो कई बार चुनाव जीत चुके थे। भारतीय जनता पार्टी की लहर में 2017 में भी वो बाजी मार गए थे। समाजवादी पार्टी ने यहां उनके बेटे लकी यादव को उम्मीदवार बनाया है। उनको अपने पिता की विरासत का कितना लाभ मिलेगा ये तो जनता ही तय करेगी। भाजपा को वो कैसे परास्त कर पाएंगे, इसका फैसला अब जनता को ही करना है। ये तो आने वाले नतीजे भी बता देंगे। इधर समाजवादी पार्टी को यह सीट बरकरार रखना चुनौती जरूर है। एसपी ने मलहनी से पारसनाथ यादव के पुत्र लकी यादव पर दांव आजमाया है, क्योंकि इसीलिए। और बीजेपी से मनोज सिंह उनके सामने कांटे के मुकाबले में है। बीएसपी ने जयप्रकाश दुबे और कांग्रेस ने राकेश मिश्रा को मैदान में उतारकर सियासी समीकरणों को पूरी तरह से उलझा दिया है। इस सीट पर 2 बार विधायक रहे धनंजय सिंह भी मैदान पर ताल ठोककर लड़ाई को दिलचस्प बना रहे हैं। आगामी 3 नवंबर को जौनपुर की मलहनी विधानसभा के सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। आपको बता दें कि सीट की सबसे बड़ी फैक्टर यह निकल के सामने आ रही है कि मलहनी के 3.5 लाख से ज़्यादा वोटर ऐसे प्रत्याशियों के सिर पर जीत का ताज पहनाएगी जो उस सीट के लोगों का व्यक्तिगत सुख दुख का ध्यान रख सके और बुनियादी जो विकास की बात है उसका डेवलपमेंट समय से कर सके। ऐसे प्रत्याशियों के ऊपर माना जा रहा है कि जीत का ताज पहना देगी मलहनी की जनता। मनोज सिंह पटेल, न्यूज़ 18, जौनपुर। और अब बात कर रहे हैं देवरिया सीट की। देवरिया सदर विधानसभा चुनाव के इतिहास में पहला मौका हो जहां सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने ब्राह्मण प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। मुकाबला काफी दिलचस्प है, क्योंकि यह सीट ब्राह्मण बाहुल्य मानी जाती है। फिर भी 1991 के बाद कोई ब्राह्मण प्रत्याशी चुनाव नहीं जीत सका है। आयोग के पास जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक ब्राह्मण समाज से अंतिम चुनाव राम छबीला मिश्रा ने 1989 में जनता दल के टिकट पर यहां पर जीता था और इसके बाद अलग अलग समाज के प्रत्याशी चुनाव यहां पर जीतते रहे हैं। देवरिया सदर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में सभी दलों ने जातीय और सामाजिक समीकरणों को साधना शुरू किया है और सभी प्रमुख दलों ने आपको बताएं कि ब्राह्मण प्रत्याशियों पर ही इस बार भरोसा जताया है। इससे पहले भी चुनाव अलग अलग समाज से प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे जाते रहे हैं।
क्योंकि हल जाति संप्रदाय के लोगों का वोट वहां पर है, इसलिए इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। बीजेपी के विधायक रहे जन्मेजय सिंह के निधन के चलते यह सीट खाली हुई है और यहां पर बीजेपी के सत्यप्रकाश मणि को टिकट दिया गया है। समाजवादी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे ब्रह्माशंकर त्रिपाठी को उम्मीदवार बनाया गया है। बीएसपी ने यहां से अभयनाथ त्रिपाठी, जबकि कांग्रेस ने मुकुंद भास्कर मणि त्रिपाठी को चुनाव में उतारा है। देवरिया जिले में सदर विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव होने जा रहा है, जिसमें 14 प्रत्याशी मैदानी जंग में हैं। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस ने यहां ब्राह्मण जात के कैंडिडेट को उतारा है, लेकिन असली मुकाबला समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में होगा। लेकिन सत्ता दल की रूपरेखा जो है बागी प्रत्याशी बिगाड़ सकता है, लेकिन जीत का सेहरा किसके सर बंधेगा ये तो 10 नवंबर की तारीख ही तय करेगा। देवरिया से न्यूज़ 18 के लिए उमाशंकर भट्ट। और अब बात अमरोहा की नौगांव सादात सीट की। करीब 1/3 मुस्लिम मतदाता इस सीट पर है। इसके बावजूद यहां पर चुनावी गणित काफी उलझा हुआ है। इस बार यहां पर लाठी, बाकी और सहानुभूति, ये तमाम फैक्टर चल रहे हैं, उनका असर भी पड़ेगा। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में सहानुभूति और किसानों को बाकी गन्ना मूल्य के भुगतान की उम्मीद है, तो आरएलडी हाथरस ने अपने नेता जयंत चौधरी पर लाठी बरसाने के मुद्दे को भुनाने की कोशिश में है। समाजवादी पार्टी को हमेशा की तरह मुस्लिम, यादव और अन्य पिछड़ों से उम्मीदें हैं, जबकि बसपा को भी मुसलमानों और अपने कैडर के वोट से काफी उम्मीद है। अमरोहा की नौगांवा सादात पर कैबिनेट मंत्री रहे चेतन चौहान का निधन हो गया, जिसकी वजह से इस सीट पर बाई इलेक्शन हो रहे हैं। इस सीट पर बीजेपी ने दिवंगत मंत्री चेतन चौहान की पत्नी संगीता चौहान को टिकट दिया है, जिनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के सैयद जावेद अब्बास और बीएसपी के मोहम्मद फुरकान अहमद के साथ साथ कांग्रेस के कमलेश सिंह से है। इस सीट पर जीत का फैक्टर कैसा है, देखते हैं। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर 7 सीटों पर चुनाव होना है। इसी कड़ी में अमरोहा की नौगांवा विधानसभा सीट पर 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। सभी पार्टियां अपना दमखम दिखाने में लगी हैं और कोरोना काल का नियम के तहत अब सभी चुनाव मैदान में उतर रही हैं और वोट की अपील कर रही हैं। बात की जाए वोटरों की तो 3,21,624 कुल मतदाता हैं। महिला मतदाता 1,52,000 हैं। तो अमरोहा में जो चेतन चौहान के निधन के बाद चेतन चौहान की पत्नी संगीता चौहान को चुनाव मैदान में उतारा है। तो सपा की ओर से जो मौलाना जावेद अब्दी को दोबारा उन पर भरोसा जताया है, जो कि चेतन चौहान ने 20,000 वोटों से मात दी थी। बात पहली बार बसपा ने उपचुनाव में अपना प्रत्याशी को यहाँ पर उतारा है। बीजेपी के कार्यकर्ता सहानुभूति के आधार पर और विकास को लेकर यहाँ चुनाव मैदान में उतरे हैं और लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। लेकिन अब देखना यह होगा क्या जातिगत आंकड़े को बात की जाए तो जातिगत आंकड़े यहाँ 1,03,000 वोट मुस्लिम वोटर हैं और एससी वोटर 40,000 एससी वोट है, 40,000 जो चौहान वोट है। बात की जाए 2012 में इस सीट पर परिसमन हुआ था, जिसमें सपा के 2012 में यहाँ पर अशफाक अली ने जीत हासिल की थी और 2017 में चेतन चौहान ने सपा को हराकर 20,500 वोटों से जीत हासिल की थी। तो भाई अब उपचुनाव में अब देखना ये होगा कि किस तरीके से यहाँ आम जनता किसका जीत का ताज पहनाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। शिवम शर्मा, न्यूज़ 18 अमरोहा। घाटमपुर विधानसभा सीट का इतिहास शानदार रहा है। यहां पर पहली बार उपचुनाव होने जा रहा है, जो इस सीट के इतिहास में नए अध्याय के तौर पर जुड़ रहा है। घाटमपुर विधानसभा सीट के गौरवशाली अतीत की चमक वर्तमान तक बरकरार रही है। यहां के जनप्रतिनिधियों के सरकार और पार्टियों में महत्वपूर्ण रहने के चलते 1967 देख लें, 1969 देख लें, यहां से विधायक निर्वाचित हुए पंडित बेनी सिंह अवस्थी मंत्री तक और तमाम विभागों में बड़े पद पर रहे। भाजपा से विधायक 2017 में बनी कमला रानी वरुण के निधन से यह सीट खाली हुई है, जिसमें अब विकास को लेकर के तमाम तरह की बातें हो रही हैं। सुरक्षित सीट योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री रही कमला रानी वरुण का निधन हो गया कोरोना की वजह से, जिसके बाद यह सीट खाली हुई। बीजेपी ने यहां से उपेंद्र पासवान को प्रत्याशी बनाया है। समाजवादी पार्टी ने 2017 के चुनाव में इंद्रजीत कोरी पर दांव खेला है और बीएसपी ने कुलदीप कुमार संखवार को, तो कांग्रेस ने शंकर को टिकट दिया है। उत्तर प्रदेश में हो रहे उपचुनाव 2022 का सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। कानपुर की घाटमपुर सीट हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि इस सीट पर हमेशा पूर्व में बसपा और सपा का कब्जा रहा। कमला रानी वरुण ने ऐतिहासिक जीत हासिल की और उसके बाद जब उनकी मौत हो गई तो उसके बाद से वो सीट खाली हो गई। तो यहाँ घाटमपुर में त्रिकोणीय संघर्ष माना जा रहा है। भाजपा, सपा और बसपा
यदि भाजपा की बात करें तो भाजपा ने 25 लोगों ने अपनी किस्मत आजमाने के लिए एप्लीकेशन दी थी, मगर उपेंद्र पासवान को ही टिकट मिला और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उस पर अपनी आस्था जताई। उपेंद्र पासवान जहां एक और शिक्षक हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने 2012 में इंद्रजीत कोरी को टिकट दिया था और उन्होंने बसपा के प्रत्याशी को हराया था, जिसके बाद इंद्रजीत कोरी विधायक बने थे। 2017 में उनको हार का सामना करना पड़ा। कहीं ना कहीं फतेहपुर के रहने वाले ये प्रत्याशी की अच्छी खासी पैठ मानी जा रही है और वहीं कांग्रेस ने CHC से अपना त्याग पत्र देने वाले कृपाशंकर संखवार को टिकट दिया। यानी अगर ओवरऑल देखा जाए तो बसपा के प्रत्याशी अपनी किस्मत यहाँ आजमा रहे हैं। मूलतया वो कानपुर देहात के रहने वाले हैं। अगर यहाँ के समीकरणों की बात की जाए तो कास्ट सबसे बड़ा फैक्टर है, क्योंकि यहाँ OBC और SC वोट्स का बोलबाला है। और अब बात कर रहे हैं बुलंदशहर की सीट की, जिस पर मुकाबला बेहद दिलचस्प है। तमाम समीकरण बने हुए हैं और बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस बार मुकाबला बहुत दिलचस्प इसलिए है कि 3,80,000 की यह विधानसभा है और इस पर देखना यह होगा कि BSP और BJP के मुकाबले में समाजवादी पार्टी और रालोद जिस तरीके से दोनों साथ मिलकर लड़ रहे हैं, ऐसे में इस बार जीत का फैक्टर कैसा होगा, बता रहे हैं हमारे संवाददाता। आगामी 3 नवंबर को बुलंदशहर सदर विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव होना है। बीजेपी के विधायक रहे वीरेंद्र सिंह सिरोही के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है। इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वीरेंद्र सिंह सिरोही की पत्नी उषा सिरोही, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मोहम्मद यूनुस, समाजवादी पार्टी रालोद गठबंधन की तरफ से प्रवीण सिंह और कांग्रेस की तरफ से सुशील चौधरी ताल ठोक रहे हैं। कुल 18 प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। ये उपचुनाव कई मायनों में खास है। ये उपचुनाव ये तय कर देगा कि जनता का मूड क्या है। आमतौर पर किसी भी चुनाव में बिजली पानी सड़क महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते आए हैं। इस उपचुनाव में भी बिजली पानी सड़क महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। साथ ही साथ गन्ना किसानों का मुद्दा भी यहाँ गरमाया रहेगा। बीते दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी यहाँ सभा की थी। इस सभा में समाजवादी पार्टी के नेता रहे किरण पाल सिंह ने भी भाजपा ज्वाइन कर ली। किरण पाल सिंह का फैक्टर भी बुलंदशहर सदर विधानसभा सीट के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। स्वागत है। ब्रेक के बाद बड़ी खबर की बात कर रहे हैं। मिर्जापुर वेब सीरीज के विरोध में आई हैं सांसद अनुप्रिया पटेल। बड़ी खबर इस वक्त की, उन्होंने कहा है कि इस वेब सीरीज के जरिए जिले को बदनाम किया जा रहा है। अनुप्रिया ने ट्वीट करके कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में मिर्जापुर विकासरत है, यह समरसता का केंद्र है। मिर्जापुर नामक वेब सीरीज के जरिए इसे हिंसक इलाका बताकर बदनाम किया जा रहा है। इस सीरीज के माध्यम से जातीय वैमनस्य भी फैलाया जा रहा है। मिर्जापुर जिले की सांसद होने के नाते मेरी मांग है कि इसकी जांच होनी चाहिए और इसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। नवरात्र के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। ट्वीट में लिखा है कि श्री ऐश्वर्य, वैभव, सुख और समृद्धि की प्रदाता देवी मां महागौरी के अपने भक्तों को अष्ट सिद्धियों और 9 निधियों के आशीष से आच्छादित रखें। माता के आशीर्वाद से सभी के जीवन में नवोत्कर्ष हो। जय माता महागौरी। अमेजॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के जरिए आपको अपनी जरूरत के सामान पर बम्पर छूट मिल रही है।